नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। आज से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। 3 सम्मेलनों G7 क्वाड और FIPIC में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले जापान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जापान में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। सम्मेलन में कई देशों के नेता शामिल होंगे। 24 मई को पापुआ न्यू गिनी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 मई को ही ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और 24 मई तक पीएम ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। 23 मई को वो सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने की उच्च स्तरीय बैठक। वाराणसी गोरखपुर में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। मंडलीय कार्य परिसर के निर्माण की प्रगति जानी। सीएम योगी ने बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और ये कहा गया कि जल्द शुरू कराए एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण। बीडीए और जीडीए बनाएंगे एकीकृत मंडलीय कार्यालय और एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे आम जनता से जुड़े सभी अहम कार्यालय। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक होनी है। मंदाकिनी रॉयल्स पैलेस में होगी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक का उद्घाटन करेंगे। कानपुर के एसआर कॉलेज में होगी अवध क्षेत्र की बैठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक का करेंगे उद्घाटन। तो प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे बैठक का उद्घाटन। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां तेज हो चुकी है। आगरा, कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की बैठक आज होने वाली है। मंदाकिनी पैलेस में होगी कानपुर बुंदेलखंड की ये बैठक। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। आईएएस अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त जांच। आईएएस प्रांजल यादव के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे लोकायुक्त और स्वास्थ्य विभाग में तैनाती के दौरान अनियमितताएं। निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच। लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर आरोपों को बताया सही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच के घेरे में यूपी के 2 बड़े आईएएस अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त, आईएएस प्रांजल यादव के खिलाफ लोकायुक्त जांच। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर का दौरा है। दोपहर तकरीबन 12:15 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और 12:30 बजे सर्किट हाउस में एमएलए सांसद के साथ संवाद। 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तकरीबन 2:15 बजे महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। 2:15 बजे महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप। वीडीओ परीक्षा का हवाला देकर के आंदोलन करने की अपील की है और बीजेपी की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आगे आड़े आती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अखिलेश का बीजेपी पर आरक्षण को लेकर के बयान दिया गया है। वीडियो परीक्षा का हवाला लेकर के परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करवाया जाए।
तो बीजेपी की आरक्षण विरोधी सोच हर बार न्याय के आगे आड़े आती है। यूपी ट्रिपल एससी के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियमानुसार ओबीसी के 27% की जगह केवल 9% प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आती है। और आज बागपत के दौरे पर है आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। सुबह 10 बजे बागपत पहुंचेंगे जयंत चौधरी। समरसता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 11 बजे पांची गांव में जनता से मुलाकात करेंगे। 12 बजे चमरावल गांव में किसानों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी का समरसता अभियान 11 बजे पांची गांव में जनता को संबोधित करेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज बड़ा फैसला आ सकता है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की दोष मुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच याचिका पर सुना सकती है फैसला। हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपी हैं और अजय मिश्रा टेनी के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी, राकेश डालू हैं आरोपी। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में 3 बार फैसला रिजर्व किया गया। पहली बार 12 मार्च 2018 को फैसला रिजर्व किया गया। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2022 को फैसला रिजर्व किया गया। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को फैसला एक बार फिर से रिजर्व कर लिया गया। आज जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज लेंगे शपथ और शपथ समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। शपथ समारोह सुबह 10:30 बजे होगा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा लेंगे शपथ। वरिष्ठ वकील KV विश्वनाथन भी लेंगे हिस्सा और दोनों जजों की नई नियुक्तियां हुई हैं। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, 28 मई को नए संसद भवन का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। 28 महीने में बनकर तैयार हो चुका है नया संसद भवन। वीर सावरकर के जन्मदिन पर होगा उद्घाटन। नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस भी होगी। तो देखिए, नया संसद भवन बनकर के तैयार हो गया है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। 28 मार्च को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होगी। शराब नीति केस में ईडी कर रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और ईडी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को बनाया था आरोपी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होंगे, ये तय हो चुका है। साथ ही DK शिवकुमार को डिप्टी सीएम के लिए भी मना लिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ही कर्नाटक कांग्रेस के भीतर का हंगामा शांत हो चुका है? क्या वाकई ही DK शिवकुमार के साथ पार्टी ने जो फार्मूला तय किया है वो लागू भी किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला फेल हो चुका है। सवाल उठता है कि फिर क्या गारंटी है कि कर्नाटक में बनने वाली कांग्रेस की नई सरकार में सब कुछ ठीक रहेगा? रिपोर्ट देखिए। मुश्किल से माने DK शिवकुमार। कर्नाटक में सिद्धरामैया के सिर कांटों का ताज।
कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस धूम धड़ाके के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, कांग्रेस नेतृत्व का उससे ज्यादा पसीना सीएम का चेहरा तय करने में छूट गया। हालत ये हुई कि नतीजे के 5वें दिन आधी रात तक मशक्कत के बाद आखिरकार डीके शिव कुमार को कांग्रेस ने मना लिया कि वो सिद्धारमैया के डिप्टी के रूप में काम करें। लेकिन इस बार का समझौता डीके की शर्तों पर हुआ है। फिर सवाल उठता है कि क्या नई सरकार में डीके की दखल ज्यादा रहेगी और क्या वाकई सिद्धारमैया से उनकी ट्यूनिंग इस मोर्चे पर बन पाएगी। डीके को बताया गया कि कर्नाटक में कोई फैसला उनके सहमति के बगैर नहीं होगा। आपकी पसंद के विधायकों को मनपसंद पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सिद्धारमैया को हटाकर आपको सीएम बना दिया जाएगा। ये सब बातें बीती देर रात तय हुई, जिसके बाद सुबह सुबह डीके शिव कुमार ने नए फॉर्मूले पर सहमत होने की बात कही। बहरहाल कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि पिछले 3-4 दिनों से जो गलत मैसेज जा रहा है उसे मैनेज किया जाए। इसी रणनीति के तहत सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक ही गाड़ी से कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकले। खैर अभी तक तो सब चंगा है, मगर आगे भी क्या रहेगा। वजह सिद्धारमैया का अपना व्यक्तित्व है, जिससे उनके पिछले कार्यकाल में कांग्रेस आला कमान बेहद परेशान रहा था। 2013 से 2018 के बीच सिद्धारमैया सीएम थे। इस दौरान वो हाई कमान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे। अपने कार्यकाल में सिद्धारमैया ने सारे फैसले खुद किए। यानी सिद्धारमैया को कंट्रोल करने के लिए इस बार कांग्रेस को भी एक बड़ा चेहरा मिल गया। अच्छी बात यह रही कि डीके इस फॉर्मूले पर मान भी गए। डीके मान गए, ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन कागज पर लिखे फॉर्मूले और असल में होने वाली घटनाओं में जमीन आसमान का फर्क होता है। कांग्रेस में तो ये फर्क और ज्यादा है। उदाहरण के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता साझा करने की डील हुई, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मौका ही नहीं दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह के बीच सत्ता साझा करने का फॉर्मूला बना, लेकिन यहां भी हार राजस्थान जैसा ही रहा। नतीजा ये है कि राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस की मुसीबत बन गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में टीएस देव सिंह सत्ता के लिए वादा खिलाफी का 2 राज्यों में खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस। वैसे भी डीके शिव कुमार का कद कर्नाटक कांग्रेस में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर डीके के साथ कुछ सियासी कांड लोकसभा चुनाव के बाद हुआ तो यकीन मानिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह कर्नाटक भी कांग्रेस साथ पाएगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर पर विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भा पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव से पहले करता है। इस बार के निकाय चुनाव परिणाम से यही साबित होता है। निकाय चुनाव के परिणाम ने सभी पार्टियों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। सभी पार्टियां मंथन करके और लगातार ये जांच रही है कि गलती कहां रह गई। सवाल ये उठता है कि चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास क्या कोई काट नहीं है। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष का मंथन, 24 की टेंशन, माया और अखिलेश हार पर भी कलेश, ट्विटर पर प्रचार, जमीन पर दरकिनार। निकाय चुनाव खत्म, किसके मंथन में कितना दम, मंथन की बहार किसका होगा बेड़ा पार। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद 2024 के महासमर के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद से ही सभी विपक्षी पार्टियां समीक्षा करने में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव में मिली हार पर चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। एक तरफ जहां निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है, तो वहीं इस परिणाम ने सभी पार्टियों को अपनी रणनीति और कार्यशैली पर मंथन करने को मजबूर कर दिया। जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी हार की समीक्षा कर रही है,
तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2024 के चुनाव की चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल निकाय चुनाव के परिणाम जहां बीजेपी के लिए 2024 से पहले एक बूस्टर साबित हुआ, तो वहीं अन्य विपक्षी दल चाहे वो सपा हो या बसपा उनके लिए एक बुरे सपने की तरह है। दोनों दल इस दलदल से बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार निकाय चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। समाजवादी पार्टी के 48% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि गलत आधार कार्ड बनवाकर वोट डलवाए गए हैं। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस निकाय चुनाव को धांधली से जीता है। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दी और दूसरे मुकाम पर रही, लेकिन नगर निगम की 17 सीटों में से एक भी हासिल नहीं कर पाई। यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों, मंडल और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई। 2024 के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव से पहले करता है। चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति के विपक्ष के पास क्या कोई काट नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बुधवार को ऐतिहासिक काम को अंजाम दिया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में पुलिस ने 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। ग्रेटर नोएडा शहर में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री को स्वाट टीम, बीटा 2 कोतवाली और दादरी कोतवाली की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के पीछे 2 पंजाब के अफसरों की दिलेरी बड़ी काम आई है। एक ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त सादमिया खान और दूसरे स्वाट टीम के हेड इंस्पेक्टर यतेंद्र कुमार हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इन दिनों अफसरों की खुलकर प्रशंसा की है। इनके साथ काम करने वाले 25 पुलिस कर्मियों की टीम ने 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी पुलिस आयुक्त ने किया है। तो चलिए आपको बताते हैं यतेंद्र कुमार हैं कौन। इंस्पेक्टर यतेंद्र कुमार मूल रूप से एटा जिले के रहने वाले हैं। वहां 35 वर्ष के हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। वर्ष 2013 में बैच के एसआई हैं और जब वर्ष 2013 से मेरठ जोन में और वर्ष 2016 से गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर यतेंद्र कुमार केवल थाना एक्सप्रेसवे के एसएचओ रहे हैं। जिले की क्राइम ब्रांच, स्वाट और एसओजी में काम करने वाला लंबा अनुभव है उनके पास और यतेंद्र को इंटेलिजेंट के क्रिमिनल चेंजिंग के लिए शानदार अवसर माना जाता है। सादमिया खान कौन है बता रहे हैं आपको। सादमिया खान उत्तर प्रदेश कैडर में साल 2018 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले हैं और अभी 34 वर्ष के हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उन्हें 22 अगस्त 2022 को गौतम बुद्ध नगर में बतौर एडिशनल डीसीपी तैनाती दी गई थी और इससे पहले वो बरेली में बतौर एसएसपी कार्यरत थे। और सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेडी वाले ने खूनी जंग एक रेडी वाले ने की, दूसरे की हत्या, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। दोनों में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई थी। थाना मंडी इलाके के खाता खेड़ी की वारदात है। एक रेडी वाले ने दूसरे की हत्या कर दी, बेरहमी से चाकू से गोद करके मौत के घाट उतारा है। दोनों में से किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और चाकू चलने लगे।
हापुड़ में ओवरलोड ट्रैक्टरों पर आरटीओ लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जहां खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला सिटी कोतवाली इलाके के बुलंदशहर रोड का है, जहां चारे भरे ओवरलोड ट्रैक्टर पर बैठी लड़की नीचे गिरी और ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा की शिव नादर विश्वविद्यालय में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्रा को गोली मारकर छात्र ने भी खुदकुशी कर ली। लड़की यूपी के कानपुर की रहने वाली थी, वही आरोपी छात्र अमरोहा का रहने वाला था। छात्र घर का इकलौता था और शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। बताया जा रहा था कि दोनों विद्यार्थियों की उम्र करीब 21 साल थी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। फिलहाल हत्या और आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वही सुसाइड करने वाले छात्र के घर में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।